अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और मेरे तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देख भी चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन बी में जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की, इसके अंदर हम लोगों ने इवेंट्स ऑफ 1919 को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने पास्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट सवाल भी कवर किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द वायलेंस इन इंडिया। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा ही अहम टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री के लिहाज से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोगों को इसका बैकग्राउंड यानी कि वर्ल्ड वॉर वन को समझना बड़ा जरूरी है। हमें पता है वर्ल्ड वॉर वन चली बिटवीन 1914 एंड 1918, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज लड़ रही थी। तो हमने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप था भाई हमारे पास एलाइड पावर, और दूसरा ग्रुप था हमारे पास सेंट्रल पावर का। एलाइड पावर के अंदर ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान था, रशिया था। और दूसरा जो ग्रुप था सेंट्रल पावर, इसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर था। बहुत सारे कंट्रीज हो गए इसमें बेटा। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो है इंडियन हिस्ट्री से। तो हम लोग बात करेंगे उन कंट्रीज की या उन कम्युनिटीज की जो कि इंडिया को अफेक्ट कर रहे होंगे, जिसमें से नंबर वन है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन इंडिया के भी हुकूमत कर रहा था। और दूसरा जिक्र हम लोग करेंगे यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर को उर्दू के अंदर हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, जो कि उस्मान गाजी ने कायम किया। हमें पता है कि ये मुसलमानों का एक खिलाफत का निजाम था जो उस टाइम पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे रूल कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो मुसलमानों का इतना स्ट्रॉन्ग रूल था, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो ब्रिटेन है, इससे बर्दाश्त नहीं होता था। तो इन्होंने डिफरेंट काम किए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने में भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। जैसे कि बल्कान स्टेट की मैंने बात की, तो बल्कान स्टेट वाला किस्सा जिसको सुनना है, जानना है, तो वो मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकता है, जिसके अंदर मैंने बल्कान स्टेट वाला किस्सा डिस्कस किया था, बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। तो बहरहाल हम लोगों ने जाना कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के दरमियान वर्ल्ड वॉर वन चली, जो कि हमारे पास 1914 से लेके 1918 तक चली। और 1918 में जब ये वॉर खत्म हुई तो इट एंडेड अप विद द विक्ट्री ऑफ द एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स यानी कि ब्रिटेन की टीम जीत जाती है, और जो ऑटोमन्स है, जो मुसलमानों के खलीफा है, ये हार जाते हैं। ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा ही कंसर्निंग फैक्टर था, क्योंकि जो ऑटोमन्स थे इनके अंडर मुसलमानों के इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स भी आते थे। फॉर एग्जाम्पल मस्जिद अल अक्सा, जेरूसलम, मक्का, मदीना, ये तमाम तर इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे वो उस खलीफा के अंडर थे जो कि ऑटोमन एम्पायर का रूलर था। और ये बैठा करते थे, कयाम करते थे तुर्की के अंदर। तो यानी कि तुर्की की हार मुसलमानों की हार थी, मुसलमानों के खलीफा की हार थी। याद रखेगा, जब ब्रिटेन यहाँ पर लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर वन लड़ रहे थे बिटवीन 1914 एंड 1918, तो ब्रिटिश ने इस वॉर के दौरान मदद मांगी इंडियन से, जिसमें ब्रिटिश ने मदद मांगी हिंदू से भी और साथ साथ मुसलमानों से भी। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान या हिंदूज ब्रिटिश को सपोर्ट क्यों करेंगे, इनका इस वॉर से क्या लेना देना। इनका इस वॉर से तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ब्रिटिश ने इनकी मदद हासिल करने के लिए इनसे तो वादे कर दिए थे। पहला वादा इनसे किया गया कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम वॉर के बाद इंडिया में आपकी अथॉरिटी को बढ़ा देंगे। लेकिन सर, क्या मुसलमान इतने सेल्फिश हो सकते हैं कि वो अपने खलीफा के खिलाफ हथियार उठा ले, सिर्फ इंडिया के अंदर ज्यादा अथॉरिटी, गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा पावर हासिल करने के लिए? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान अपने खलीफा के खिलाफ सिर्फ इसलिए हथियार उठाएगा। लेकिन साथ साथ ब्रिटिश ने इनको रिलीजियसली मैनिपुलेट किया और इनसे वादा कर दिया कि अगर आप हमारी सपोर्ट करते हैं तो बदले में हम तुर्की को रिस्पेक्ट करेंगे, यानी आपकी खलीफा, आपके खिलाफत के निजाम को रिस्पेक्ट करेंगे, आपके रिलीजियस सेंटर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके खलीफा को एग्जाइल नहीं करेंगे, हम हज उम्रे पे पाबंदियां नहीं लगाएंगे। अगर हम जीत भी गए तो हम आपके खिलाफत के निजाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बशर्त ये कि आप हमारी सपोर्ट करें। तो बेचारे मुसलमान में से बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने अपने ही खलीफा के खिलाफ हथियार उठाए,
अपनी ही खिलाफत को बचाने के लिए। अजीब सी बात है, मैं बिल्कुल आपको ये सेंस नहीं लिख रहा होगा, लेकिन दरअसल यही हकीकत है कि मैं अपने ही खलीफा के खिलाफ लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे डर ये है कि अगर मेरी मदद के बगैर ब्रिटिश जीत गए तो मेरे खलीफा को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर मेरी मदद के साथ ब्रिटिश जीत गए तो शायद मेरे खलीफा की रिस्पेक्ट हो, मेरे खलीफा की हिफाजत हो, तो मैं अपने खलीफा को बचाने के लिए उनके दुश्मनों का साथ दूंगा, और मैं ब्रिटिश का साथ देते हुए अपने ही खलीफा के खिलाफ हथियार उठा रहा हूं ताकि अपने खलीफा को बचा सकूं। बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन दरअसल कुछ ऐसे ही इंडिया के अंदर होता है। और 1914 और 1918 के दरमियान जब ये वॉर चलती है, इट एंडेड अप विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट द तुर्किश पीपल, यानी कि ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो अब सर आप जीत गए हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने वादों को डिलीवर कर दें। सर आपने वादा किया था कि हमें ज्यादा अथॉरिटी दी जाएगी, तो आप हमें ज्यादा अथॉरिटी दे दें। पहले तो ब्रिटिश ने अपने पहले वादे से खिलाफ वर्जी की, अपना पहला वादा तोड़ा, और इन्होंने 1919 के अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आए, हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अभी जाए उसको पहले देखे फिर आगे आए, ताकि उसको कहानी बेहतर समझ आ रही हो कि ब्रिटिश ने 1919 के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए, इनका ही बड़ा खूबसूरत सा नाम है एमसी रिफॉर्म्स ऑफ 1919, जिसके अंदर ब्रिटिश ने एक डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसके तहत तमाम तर इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए रिजर्व कर ली, यानी कि टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, पुलिस सिस्टम, लीगल सिस्टम, तमाम तर इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए रिजर्व कर ली, और तमाम तर लेस इंपॉर्टेंट चीजें इंडियंस को ट्रांसफर कर दी। तो इंडियंस इससे डेफिनेटली खुश नहीं थे, बिकॉज मेनी इंडियंस इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख, they took the risk of their lives, they lost their lives just for the sake of more authority in the इंडियन गवर्नमेंट, और ब्रिटिश उनको बदले में क्या दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लेस इंपॉर्टेंट ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एमसी रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिश ने अपना पहला वादा तो तोड़ ही दिया। अब खतरा ये महसूस हो रहा था, खदशा ये आ रहा था कि ब्रिटिश अपना सेकंड वादा भी तोड़ देंगे, और वो तुर्की की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और वो तुर्की को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और वो खिलाफत के निजाम को अबॉलिश कर देंगे। लिहाजा इस खिलाफत के निजाम को बचाने के लिए एक मूवमेंट चली इंडिया के अंदर, जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको इसके कॉजेस की बात करूंगा, और कॉजेस का सवाल जो पास्ट पेपर्स में आता है वो दो तरीके से आता है। एक, इसके लॉन्ग टर्म कॉजेस का सवाल आता है, और दूसरा इसके शॉर्ट टर्म यानी कि सिर्फ इमीडिएट कॉजेस का सवाल आता है। जो पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये 14 मार्क का आता है पास्ट पेपर्स के अंदर, और इसके अंदर हमें दरअसल दोनों ही लिखने, लॉन्ग टर्म के साथ साथ इमीडिएट कॉजेस भी लिखने। और जो दूसरा सवाल मैं जिक्र कर रहा हूं वो 7 मार्क का सवाल का डिस्कस कर रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट कॉजेस लिखने होंगे। मैं अभी स्क्रीन के ऊपर दोनों सवाल आप लोगों को दिखाता हूं, और फिर उसके बाद हम चलेंगे लेक्चर के अंदर, और लेक्चर में फिर डिटेल में लॉन्ग रन और इमीडिएट कॉजेस को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले पास्ट पेपर के सवाल आपको डिस्प्ले कर दूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके के सवाल आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए हैं। पहले जो सवाल है वो 14 मार्क के हैं, जिनको मैंने अभी अभी हाईलाइट कर दिया आप लोग के सामने, जिसमें पहला सवाल जिस वर्ड में आ चुका है, दैट इज was the Khilafat movement founded because Muslims feared the breakup of Turkey after the First World War? ये पहला सवाल है, ये 14 मार्क का है। दूसरा सवाल जिस वर्डिंग में आया ये भी 14 मार्क का है, जरा चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्या है भाई? Were the concerns about the British policies towards Muslims the most important reason for the foundation of the Khilafat movement? Explain your answer. My dear students, ये 14 मार्क का जो सवाल है ना, इसमें आपने तमाम तर लॉन्ग टर्म कॉजेस भी लिखने हैं और इमीडिएट कॉजेस को भी डिस्कस करना होगा। लेकिन अगर पास्ट पेपर्स में सवाल आता है 7 मार्क का, जिसको मैं ये ऑरेंज शीट से हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे सिंपली सवाल उससे पूछ लिया, व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट फाउंडेड, तो इसमें आपने रीजंस कम लिखने हैं, और कौन से रीजंस लिखने हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट रीजंस लिखने होंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेस और इमीडिएट कॉजेस, दोनों को ही बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिश मुसलमानों से
जनरली इंडियन से, जिसमें हिंदू मुसलमान सब ही थे, उनसे कह रहे थे प्लीज हमारी सपोर्ट करें, प्लीज हमें मदद करें वर्ल्ड वॉर 1 में, और बदले में ये वादे कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफत को प्रोटेक्टेड रखेंगे अगर हम जीत भी गए, या फिर हम आपकी ज्यादा अथॉरिटी बढ़ा देंगे गवर्नमेंट में। तो बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश की मदद तो की, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे, खासतौर पे मुस्लिम इंडियंस थे, जो कि उसी टाइम से ब्रिटिश के इन आइडियाज को रिजेक्ट करे थे, ये ब्रिटिश को सपोर्ट करने से मना करे थे। जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के एक बड़े मशहूर नामी गिरामी लीडर मौलाना अबुल कलाम की। मौलाना अबुल कलाम कहते हैं कि जो भी ब्रिटिश की मदद करेगा वो ऐसा है जैसे यूरोप के शैतानों की मदद करेगा। यानी कि पहले से ही देयर वाज अ डीप सीटेड मिसट्रस्ट कि यार ये ब्रिटिश अपने वादों पे कायम नहीं रहेंगे, ये ब्रिटिश शैतान है, इनके सारे वादे शैतानी है, इनकी जबान शैतानी है, ये आज जीत जाएंगे और कल अपने वादे से बदल जाएंगे, कल ही आपको धोखा दे देंगे। और बेटा ये बात शो कर रही थी दैट देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर वाज अ डीप सीटेड मिसट्रस्ट बिटवीन द इंडियन कम्युनिटी एंड द ब्रिटिश कम्युनिटी, जिसकी वजह से इवेंचुअली खिलाफत मूवमेंट तो स्टार्ट होनी होनी थी, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीलिंग्स दैट एग्जिस्टेड बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये पहला रीजन हो गया, लॉन्ग रन रीजन हो गया कि अभी तो इमीडिएट बात आई ही नहीं है, अभी तो वॉर में सपोर्ट हुई नहीं है, अभी तो वॉर एंड हुई नहीं है, अभी तो वादा डिलीवर करने का टाइम आया ही नहीं है। हम पहले से जानते हैं सर आप झूठे हो, आप दुश्मन हो हमारे, हम आपकी मदद नहीं करना चाहते। इसी तरीके से शेर बंगाल मौलाना फजलुल हक ने भी लोगों को डिस्करेज किया, इन्होंने भी लोगों को मना किया कि ब्रिटिश की मदद नहीं करनी चाहिए। और ये कहते हैं every instance of collapse of Muslim community around the globe is bound to have an adverse influence on the political importance of our community in India. My dear students, मैं आपको इनके एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं। ये कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों की कम्युनिटी का डिक्लाइन आता है, जवाल आता है, तो इसका लाजमी तौर पे एक मनफी असर होगा इंडिया में हमारी सियासी अहमियत पे। यानी कि कह रहे हैं कि ब्रिटिश की जीत में हमारी हार है, और ब्रिटिश की हार में हमारी जीत है, यानी ब्रिटिश हमारे दुश्मन है। ये दिखा रहे हैं कि ये बिलीव करते हैं कि तुर्की का बच जाना ही, खिलाफत का बच जाना ही हमारे इंटरेस्ट में बेहतर है, क्योंकि अगर दुनिया में मुसलमानों का जवाल आता है तो इंडिया में भी मुसलमानों का जवाल आएगा, यानी इंडियन मुस्लिम का भी नुकसान है तुर्की के नुकसान में। तो तुर्की को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट तो फिर चलेगी चलेगी। दिस इज अ लॉन्ग रन कॉज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इतना मिसट्रस्ट क्यों है, ये इतनी इतनी जो लैक ऑफ श्योरिटी है, कि इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है कि हम ब्रिटिश को नहीं सपोर्ट करना चाहते, ऐसा क्यों है? तो पास्ट में ही देख लेते हैं ना, पास्ट में आप लोग देख लें। मैं बात कर रहा हूं थोड़े से अर्ली टाइम्स की, अभी इमीडिएट की नहीं, लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, कि हमने पास्ट में भी देखा कि ब्रिटेन और रशिया किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर जंगे लड़ रहे थे। हम सेक्शन ए में इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंग्लो अफगान वॉर का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से जानवरों की तरह ये लोग अफगानिस्तान के ऊपर कब्जे करने में लगे हुए हैं, और जो बेचारे अफगानी हैं, जो वहां के नेटिव मुस्लिम्स हैं, उनका कोई भी ख्याल नहीं कर रहा। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि ब्रिटिश हैड लीस्ट कंसर्न फॉर द मुस्लिम कम्युनिटीज। अगर मुसलमानों के बारे में कोई कंसर्न होता है इनको, तो क्या अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक करते? और जो अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है, जो कि इनके खिलाफ हथियार भी नहीं उठा रहा था, दे वर द वन हु अटैक्ड अफगानिस्तान। तो जिन्होंने एक्चुअली ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाया, यानी तुर्की, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट तुर्की, क्या ये तुर्की को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने वाले हैं? क्या ये अपने वादे वाकई पूरा करेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो यही वजह थी, ये लॉन्ग रन रीजन थे कि मुसलमानों को ऑलरेडी मालूम था कि अगर ब्रिटिश जीत गए तो फिर हमें खलीफा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे, कोई ना कोई तहरीक तो चलानी पड़ेगी। और जो तहरीक चली, इट इज एक्चुअली नोन एज खिलाफत मूवमेंट। बेटा फिर क्या हुआ? फिर इमीडिएट कॉजेज पे आ जाते हैं। इमीडिएट कॉजेज में हम लोग ने ये जाना कि भाई ब्रिटिश ने जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने वादे तोड़ना भी शुरू कर दिए। ब्रिटिश ने वादा किया था कि अगर हम लोग वॉर जीत गए
तो हम आपकी अथॉरिटी इंडिया के अंदर बढ़ा देंगे। लेकिन क्या हुआ, वॉर खत्म हो गई 1918 में। ब्रिटिश ने कोई इकदाम नहीं किए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं की सिचुएशन में। फिर क्या हुआ, हमें पता है कि इंडियंस यूनाइटेड हो गए थे, हिंदू और मुसलमानों ने लखनऊ पैक्ट साइन कर लिया था आपस में, और वो मिलके ब्रिटिश के खिलाफ जब सेल्फ रूल की रैलियां निकाल रहे थे, तो इवेंचुअली ब्रिटिश वर फोर्स टू मेक सम चेंजेस, ब्रिटिश वर फोर्स टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स। तो जो रिफॉर्म्स आए 1919 में, एमसी रिफॉर्म्स, उसके अंदर ब्रिटिश ने डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करके तमाम तर इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए रिजर्व कर ली, और लेस इंपॉर्टेंट चीजें जैसे फॉरेस्ट्री या पब्लिक वर्क्स को इंडियंस को ट्रांसफर करें। तो यहां पर इंडियंस को खतरा महसूस हुआ, खासतौर पे मुस्लिम इंडियंस को, कि ये अपना पहला वादा तोड़ रहे हैं तो ये साथ साथ अपना दूसरा वादा भी तोड़ सकते हैं। और जब इंडियंस ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट की, एमसी रिफॉर्म्स के खिलाफ प्रोटेस्ट की, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद सम पॉजिटिव मेजर्स, ब्रिटिश ने मजीद नेगेटिव मेजर्स लिए और रोलेट एक्ट जैसी टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें ब्रिटिश ने कहा हम किसी को भी वारंट के बगैर अरेस्ट कर लेते हैं, किसी को भी हम अरेस्ट कर लेंगे तो फिर उसको बेल का राइट भी नहीं होगा, और प्रोविंशियल गवर्नर डिसाइड करेगा कौन कहाँ रहेगा। अगर आप लोगों ने ये इवेंट्स को डिटेल में नहीं पढ़ा, तो अभी भी कह रहा हूँ पिछली वीडियो जाओ, पहले उसको देखो, फिर आगे आओ, ताकि आपको डिटेल में सारी चीजों की कहानी समझ आ रही हो। तो जब ब्रिटिश ने एमसी रिफॉर्म्स या रोलेट एक्ट जैसे रिप्रेसिव मेजर्स लिए, इट रेज कंसर्न अमंग द इंडियन मुस्लिम्स टुवर्ड्स द प्रॉमिस रिगार्डिंग द टर्की। जो ब्रिटिश ने कहा था ट्रीटमेंट ऑफ टर्की फेयर होगा और इसके साथ हम रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, तो वहां पे अब कंसर्न्स, सवालिया निशान उठने लग गए कि यार जो एक वादा तोड़ सकता है वो अपना दूसरा वादा क्यों नहीं तोड़ेगा। और जब ये एमसी रिफॉर्म्स और रोलेट एक्ट जैसी टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई, तो दीज कॉज रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस। इंडियंस गमो गुस्से का शिकार हो गए, इंडियंस को गुस्सा आ रहा है। देखो जो हिंदू, जो मुस्लिम्स है, उनको तो चलो खिलाफत की परवाह है, उनको अपने खलीफा की परवाह है, लेकिन साथ साथ जो इंडियन मुस्लिम्स के अलावा इंडियन हिंदूज ने पार्टिसिपेट किया था, अब वो भी नाराज हो गए ब्रिटिश से। क्यों? उन्होंने तो अथॉरिटी के लिए काम किया था ना, ब्रिटिश को सपोर्ट क्यों किया था? ताकि उनको ज्यादा अथॉरिटी मिले। और उनको क्या मिला? एमसी रिफॉर्म्स। और जब वो प्रोटेस्ट करें तो क्या हो रहा है? ब्रिटिश और रिप्रेसिव मेजर्स ले रहे हैं। तो दीज कॉज रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस इंक्लूडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। क्लियर हो रही बात? तो अब ब्रिटिश अपनी दुश्मनियां बोल रहे हैं, और दुश्मनियों के नतीजे में क्या स्टार्ट होगी? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगी। फिर क्या होता है, जब बात आई कि भाई अब कि जब ब्रिटिश जीत चुके हैं, तो ब्रिटिश अब दुश्मनों के साथ क्या सुलूक करेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रिया है, जैसे जर्मनी है, जो कि तुर्की के अलाइज थे, उनके साथ क्या सुलूक करेंगे, ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता वो अनाउंस करना स्टार्ट किया। ब्रिटिश ने एक ट्रीटी अनाउंस की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जिसमें उन्होंने बताया कि जर्मनी के साथ हम क्या सुलूक करेंगे। ब्रिटिश ने जर्मनी को तोड़ के एक और मुल्क बना दिया जिसका नाम रखा गया पोलैंड। ब्रिटिश ने जर्मनी की आर्म फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया। ब्रिटिश ने जर्मनी के ऊपर इतना बड़ा फाइन लगाया, इतना बड़ा फाइन लगाया कि उनकी इकोनॉमी वो मतलब बर्बाद करके रख दिया उनको। ठीक है जी, जर्मनी के साथ तो बहुत ही बुरा किया ब्रिटिश ने। एंड सिमिलर मेजर्स वर टेकन अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एज वेल। तो जब ब्रिटिश तुर्की के एलाइज को इतना बुरा ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ इतनी इतनी खराब ट्रीटीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, तो दिस वाज अ साइन ऑफ ब्रिटिश हेटेड टुवर्ड्स द एनिमीज। और क्या एनिमी में सिर्फ जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही थे? क्या तुर्की एलाई, क्या तुर्की इनका एलाई नहीं था? क्या तुर्की इनका दुश्मन नहीं था? तुर्की भी तो दुश्मन था ना। तो जब ब्रिटिश जर्मनी से इतनी नफरत करते हैं, ऑस्ट्रिया से इतनी नफरत करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये तुर्की से मोहब्बत करते होंगे? ये तुर्की को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। और इंडियंस को भी ये कंसर्न्स रेज होने शुरू हो गए कि यार जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया का इतना बुरा हाल किया है, तो तुर्की का भी कुछ ऐसा ही हाल करेंगे। और इनफैक्ट जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, लॉयड जॉर्ज साहब, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा सिमिलर मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट तुर्की एज वेल। तुर्की के साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। और इनकी इस स्टेटमेंट ने फाइनली ये बात प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश ने अपना दूसरा वादा भी तोड़ दिया है, और अब कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा दैट ब्रिटिश शुड बी रिमाइंडेड ऑफ देयर प्रोमिसेस। ब्रिटिश को अब याद दिलाना पड़ेगा कि इन्होंने जो वादे किए थे इनको उस पर कायम रहना पड़ेगा। ये तुर्की के साथ वैसा सुलूक
नहीं कर सकते जैसे इन्होंने सुलूक जर्मनी या ऑस्ट्रिया के साथ किया। तो उस टाइम पे मुस्लिम ब्रदर्स, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना शौकत अली ने क्या किया, उन्होंने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट। देवर अमंग द लीडिंग मेंबर्स फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने अपनी खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया। और जब खिलाफत मूवमेंट स्ट्रेंथन हो रही थी तो ब्रिटिश ने अली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया। जब अली ब्रदर्स को अरेस्ट किया तो इट स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ द खिलाफत, क्योंकि मुसलमान जो कि वैसी गमो गुस्से का शिकार थे और उन्होंने अपने मुस्लिम ब्रदर्स को यानी कि अली ब्रदर्स को अरेस्ट होते हुए देखा, तो खिलाफत मूवमेंट और ज्यादा जोर पकड़ने लग गई। एंड this showed that British should be opposed. These are all the causes of खिलाफत मूवमेंट। मैंने एक आउटलाइन दे दिया आपको खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई। अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे what were the all खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस एंड what were the outcomes of the खिलाफत मूवमेंट। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ रहें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आउटकम्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट को देखेंगे कि क्या हुआ, क्या मुसलमान अपने मकसद में कामयाब रहते हैं या ब्रिटिश को कन्विंस करने में ये नाकाम साबित होते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। जज़ाकल्लाह।